हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मण्या स्टडी पॉइंट। आइएगा, बायोखंड की सीरीज चल रही है। बायोखंड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, कल हमने बताया था कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। ये सेकंड लेक्चर है। प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, क्रम से मिलेंगी। ठीक है, तो हमने बताया था कि हुआ क्या कि सबसे पहले जो 27 तत्व थे, उन 27 तत्वों ने मिलकर क्या किया, एक कोशिका द्रव्य का निर्माण किया। यानी कि वास्तव में जो सबसे पहले निर्माण हुआ वह कोशिका द्रव्य का निर्माण हुआ। बात को समझिएगा। जब कोशिका द्रव्य का निर्माण हुआ, बेसिकली हुआ क्या, उन 27 तत्वों ने मिलकर प्योरिन जैसे बेस है ना, और मेथेन जैसे यौगिकों का निर्माण किया। और उनके निर्माण के बाद में क्या हुआ कि उसके ऊपर एक लेयर बन गई, एक झिल्ली बन गई। क्या बन गई? एक लेयर बन गई, एक परत आ गई, है ना, एक लेयर बन गई। उसे ही क्या कहा गया? प्लाज्मा झिल्ली कहा गया। ठीक है, देखिएगा, आइएगा, समझिएगा। पहली सजीव कोशिका के बारे में बता रहे हैं। यानी कि 27 तत्व। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने तत्वों का निर्माण? सजीव कोशिका के निर्माण में कितने तत्वों ने भाग लिया था? तो 27 तत्वों ने भाग लिया है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और उसमें क्या हुआ, प्यूरिन जैसे बेस थे, मेथेन जैसे यौगिक थे, इनसे मिलकर क्या बना? इनसे ही मिलकर क्या बना? कोशिका द्रव्य बना। क्या बना? कोशिका द्रव्य बना। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य बना, उसी के ऊपर क्या आ गई थी? एक लेयर आ गई थी, एक झिल्ली आ गई थी। जिस झिल्ली को हमने क्या कहा? जिस झिल्ली को हमने प्लाज्मा झिल्ली कहा, या कोशिका द्रव्य झिल्ली। ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 3 नाम होते हैं। आइए, तो सबसे पहले जो जीव बना वह क्या था? प्रोकैरियोटिक था। कैसा था? प्रोकैरियोटिक था, और वह नील हरित शैवाल था। क्या था? नील हरित शैवाल। प्रोकैरियोटिक, देखिएगा, प्रोकैरियोटिक का अर्थ समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। प्रो माने होता है प्रिमिट, यानी कि प्राचीन, और कैरियोटिक में से कैरियोन लिया गया है। कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का अर्थ क्या होता है? केंद्रक होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल था, यानी कि नील शैवाल का जो हमारा पहला जीव था, उसमें जो केंद्रक था वह नहीं था, अर्थात कम विकसित था, अर्थात न के बराबर था। ठीक है, कम विकसित था। ठीक है, उसमें न्यूक्लियस नहीं था, अर्थात कम के बराबर था। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाई है हमने, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ये अंदर जो है, ये बाहर ब्लैक कलर का जो बनाया हुआ है, वास्तव में ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, अर्थात कोशिका द्रव्य झिल्ली कहते हैं। और इसी के अंदर क्या है? एक और झिल्ली बनी हुई है। ठीक है, इसी के अंदर, सॉरी, ये जो ब्लैक कलर की है, इसे हम कहते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर 2 लेयर होती है। पहले वाली क्या कहलाई? जो बाहर है वह कहलाई सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति कहलाई। और जो अंदर रेड कलर की हमने बनाई है, ये वास्तव में प्लाज्मा झिल्ली है, अर्थात कोशिका द्रव्य, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है? वास्तव में इसी के अंदर 27 तत्व है। क्या है? इसी के अंदर क्या है? 27 तत्व है। आइएगा, यहां से आपका 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। और जो भी चीज हम बताएंगे उसको आप पेन से कॉपी लेकर नोट आउट करते रहना। एक बढ़िया और विस्तृत नोट्स आपका तैयार हो जाएगा बायोखंड का। ठीक है, आइए, पूछा जाता है कि 27 तत्वों में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा था? तो सबसे ज्यादा जो तत्व की अगर बात करें तो वह क्या था? ऑक्सीजन था, 65%। कितना प्रतिशत? 65%। अगर हम बात करें उसके बाद कार्बन है 18.5%, उसके बाद हाइड्रोजन है 9.5%, और नाइट्रोजन है 3.3%। देखिएगा, इन आंकड़ों में आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है तो आपको इन्हीं आंकड़ों पर क्लिक करके आना है। इनके समकक्ष बहुत सारे उसमें अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल विस्तृत है, आयोग इन्हीं को मानता है। देखिएगा, अगला, सजीव कोशिका के निर्माण में यहां पर भाग लेने वाले 2 लघु तत्व की बात की गई है। तत्व की 2 लघु तत्व कौन कौन से होंगे भाई? कैल्शियम हो गया, 1.5 से लेकर 2% तक रहता है, और दूसरा है फास्फोरस, कितना? 1%। अगर यहीं पर हम प्रश्न पूछ लें आपसे कि सजीव कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाला
सबसे लघु तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, जो 1% है। क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, जो 1% है। ठीक है, अगला देखिएगा, सजीव कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाला सर्वाधिक धातु की बात करी है। यहाँ पर तत्व की बात की गई थी, यहाँ पर धातु की बात की गई है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, प्रश्न ऐसे ही बनता है, कंफ्यूज किया जाता है आपको। तो कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम क्या होता है, धातु होता है। तो कितना, 1.5 से 2% रहता है। कितना, 1.5 से 2% रहता है। आगे आइएगा, देखिएगा, सजीव कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाला सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की बात कर दी है। यहाँ पर धातु की बात की थी, यहाँ तत्व की बात की थी, यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ की बात की थी। तो देखिएगा, इन तीनों को आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। आइए, ठीक है, देखिएगा, प्रोटीन कितना प्रतिशत, 14% होता है। वसा 3% होता है। कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। यानी कि सबसे कम कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। प्रश्न अगर हम बोले कि सजीव कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाला सबसे कम कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। वास्तव में जो प्रोटीन होता है यह नाइट्रोजन कार्बनिक युक्त होता है। कैसा होता है, नाइट्रोजन कार्बन युक्त प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, नोट आउट करते हुए चलेंगे अपनी कॉपी में। अगला देखिएगा, सजीव कोशिका के निर्माण में सर्वाधिक पदार्थ या यौगिक की बात करें तो भैया उसमें जल आ जाता है। आपके शरीर में 70% क्या होता है, जल होता है। और साथ में जल के क्या पाया जाता है, लवण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लवण पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। यहाँ पर किसकी बात की गई है, पदार्थ अर्थात यौगिक की बात की गई है। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ की बात की गई है, यहाँ पर धातु की बात की गई है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब अगर आपसे कहा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। और इनकी पुस्तक का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या है, माइक्रोग्राफिया। हुआ क्या वास्तव में, जब इन्होंने देखा, ये एक बोतल है, ये बोतल है भाई, ठीक है। बोतल के ऊपर यहाँ पर एक लकड़ी की डांट लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एक लकड़ी की डांट लगी हुई है। जब इन्होंने स्लाइड लगाकर माइक्रोस्कोपी से इसको देखा काट कर, तो हुआ क्या, बोतल पर डांट लगी होती है ना, तो उन्हें काट कर देखा, तो इसमें क्या देखा इन्होंने कि एक चैम्बर नुमा स्थिति बन गई है। कैसी, चैम्बर नुमा स्थिति दिखाई दी नहीं। आंतरिक संरचना जब इन्होंने देखा, मतलब चर्चा की, तो रॉबर्ट हुक साहब ने देखा कि ये जो डांट थी, इसे काक भी बोलते हैं। लकड़ी की रहती है, बोतल के ऊपर लगी होती है, ठीक है ना, काक, इसे काक भी बोलते हैं। तो इस बोतल की काक को इन्होंने देखा, इससे निर्मित एक स्लाइड बनाई, और स्लाइड बनाने के बाद मैंने देखा कि कैसी चैम्बर नुमा स्थिति बन रही है। अर्थात ये कैसी बनी, चैम्बर नुमा आकृति इनको दिखाई दी। ठीक है, चैम्बर नुमा आकृति जब इनको दिखाई दी, तो अब आपको पता है कि चैम्बर नुमा आकृति को हम क्या कहते हैं, कोश कहते हैं, कोशा कहते हैं। अर्थात इस कोशा से ही किसका निर्माण हुआ, कोशिका का निर्माण हुआ। किस शब्दावली का निर्माण हुआ इस कोशा से ही, ये अंदर क्या है, कोशी तो है, ये क्या है, अंदर कोश है। तो चैम्बर नुमा जब इनको आकृति दिखाई दी, इससे क्या कहा गया है, इनको कोशा कहते हैं। उस कोशा शब्द से ही, शब्दावली से ही किसका निर्माण हुआ, कोशिका का निर्माण हुआ। और कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है। यानी कि जब रॉबर्ट हुक साहब ने इसको देखा, लकड़ी की जो डांट थी, काक थी, इसको देखा स्लाइड बनाकर, तो उन्हें कैसी आकृति दिखाई दी, एक चैम्बर नुमा आकृति दिखाई दी। और ये चैम्बर नुमा आकृति को ही, यानी कि इस चैम्बर को ही क्या कहा गया, कोशा कहते हैं हिंदी में। उस कोशा शब्द से ही किसकी उत्पत्ति हुई, कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई। और कोशिका को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ठीक है, अब अगला ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर पूछा जाता है आपसे कि आंतरिक संगठन के बारे में, कोशिका के आंतरिक संगठन के बारे में किसने बताया, तो एक साइंटिस्ट थे ल्यूवेन हॉक।
नाम याद रखना है, क्या नाम है? ल्यूवेनहॉक साहब ने क्या किया? सबसे पहले आंतरिक संगठन यानी कि उसके अंदर, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जा रहे हैं, क्या पाया जा रहा है, क्या नहीं पाया जा रहा है, कितने तत्व पाए जा रहे हैं, क्या चीजें आ रही हैं, इन सब के बारे में जानकारी किसने दी हमें? ल्यूवेनहॉक साहब ने दी है। ठीक है, अगला ही पॉइंट है आपका कोशिका सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेल थ्योरी कहते हैं। तो कोशिका सिद्धांत अर्थात सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइड और स्वाने साहब ने दी थी। कब दी थी? 1838 में दिया था। कब दिया था? 1838 में। ठीक है, कोशिका सिद्धांत जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। इसके बारे में भी समझिएगा, जो भी हम बोलते हैं उसे लिख लिया करो भाई, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा वो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? देखिए कोशिकांगों के बारे में, अर्थात कि इसके अंदर वास्तव में कोशिकांग भी पाए जाते हैं। अलग अलग संरचना के बारे में ल्यूवेनहॉक ने ही बताया था, आंतरिक संरचना के बारे में। अगला है कोशिका सिद्धांत, स्लाइड एंड स्वाने, ठीक है, ने बताया था। ठीक है, 1838 में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 4 बातों को बताया है। इन्होंने क्या बताया? 4 बातें इन्होंने यहाँ पर हमें बताई थी, और वे 4 बातें क्या है? बिल्कुल ध्यान से समझना है कि समस्त कोशिका का निर्माण यानी कि समस्त जीव का निर्माण जो हो रहा है वास्तव में वह किससे हो रहा है? कोशिका से ही हो रहा है। किससे हो रहा है? कोशिका से हो रहा है। सबसे पहली बात उन्होंने क्या बताई कि समस्त जीवों का जो निर्माण हो रहा है वह इन्हीं कोशिकाओं से हो रहा है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई थी? दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो कोशिका के अंदर क्या है? केंद्रक है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, उस केंद्रक की अहम भूमिका है। क्या है? अहम भूमिका। अहम भूमिका क्यों बनी? क्योंकि ये केंद्रक ही क्या करता है? पहले विभाजन करता है। जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है, अर्थात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये क्या है? ये अंदर केंद्रक है। अब केंद्रक का डिवीजन हुआ तो क्या हुआ? 2 कोशिकाएं का निर्माण हुआ, एक अलग कोशिका और दूसरी अलग कोशिका। यानी कि केंद्रक के विभाजन के कारण ही क्या होता है? अलग कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि अहम भूमिका जो है वह किसकी है? केंद्रक की है। तीसरा पॉइंट क्या बताया था इन्होंने कि वास्तव में जितनी भी समस्त कोशिकाएं, वो कहीं की भी कोशिकाएं हो, चाहे आपके हाथ की, पैर की, कहीं की भी, समस्त कोशिकाएं जो है, समस्त कोशिका जो है वास्तव में वे समस्त कोशिका भले ही अलग अलग क्या हो, भले ही अलग अलग हो, लेकिन ये अलग अलग कोशिका वास्तव में किसका प्रदर्शन करती हैं? सामूहिकता का प्रदर्शन करती हैं। किसका? सामूहिकता का प्रदर्शन करती है। बात समझ में आई? यानी कि सामूहिक रूप से कार्य करती है। ठीक है, चाहे कहीं की भी कोशिका हो, वह क्या करती है? सामूहिक रूप से ही कार्य करती है। ये नहीं कि अलग अलग इंडिविजुअल कार्य कर रही है। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि जो नई कोशिका का निर्माण हो रहा है, जो नई कोशिका बन रही है, वास्तव में वह नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से ही बन रही है। पुरानी कोशिका के विभाजन से ही बन रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बताइएगा आप हमें। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यानी कि जितना भी निर्माण हुआ है वह इन कोशिकाओं के निर्माण से, जो आपकी वृद्धि हो रही है वह इसी के कारण हो रहा है। जब कोशिका क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है। 2 विभाजन होते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और आपका केंद्रक विभाजन होता है ना? कैरियोकाइनेसिस इंग्लिश में भी बताएंगे आगे। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है। पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल ध्यान से समझना है। पॉइंट ये लिखा हुआ है कि, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि पादप जो सेल थ्योरी है, इस सेल थ्योरी का अपवाद क्या है? तो इस सेल थ्योरी का अपवाद क्या है? विषाणु है, अर्थात वायरस है। क्यों है? क्योंकि इस विषाणु को ही हम क्या कहते हैं? सजीव व निर्जीव की कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव व निर्जीव की कड़ी कहते हैं। अब इस तथ्य को समझिएगा कि वायरस को क्या कहा जाता है? सजीव व निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि जब ये अकेला रहता है,
यानी कि वायरस क्या है, जब तक अकेला है, जब तक यह अकेला है तो यह क्या है, यह निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। और जैसे ही किसी कोशिका के संपर्क में आता है, जैसे ही किसी कोशिका के संपर्क में आता है तो ये एक सजीव की भांति कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है, एक कार्य करने लगता है। बात को समझिएगा, जैसे ही वायरस दूसरी सेल्स के साथ में संपर्क में आता है तो उसको सबसे पहला निर्देश ये देता है कि आप एक प्रोटीन का आवरण मेरे ऊपर बनाइए जिससे मुझे कोई नुकसान न हो। और प्रोटीन का आवरण बनाने के बाद वह क्या करेगा, वह अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। क्या करता है, अपनी संख्याओं को बढ़ाता है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस की संख्या कैसे तेजी से बढ़ती जा रही है, तो वो ऐसे ही बढ़ती जा रही है क्योंकि जो ये जब अकेला था, जब निर्जीव था, जैसे ही कोशिका के संपर्क में आया तो इसने क्या किया, यहीं से अपना भोज्य पदार्थ लेना स्टार्ट कर दिया। और पहला निर्देश यही दिया कि आप सबसे पहले क्या करें, उस कोशिका को यह निर्देश दिया कि आप सबसे पहले हमारे ऊपर एक प्रोटीन का आवरण बनाइए जिससे हमें कोई नुकसान न हो और हम अपनी संख्या में वृद्धि कर सकें। और जैसे ही वह अपनी संख्या में वृद्धि करता है तो अर्थात वह किसके कार्य कर रहा है, वह एक सजीव कोशिका का कार्य कर रहा है। इसीलिए वायरस को क्या कहा जाता है, सजीव व निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, विषाणु है अर्थात वायरस है। और ये आपसे पूछा जाता है। स्लाइड देखिएगा, स्लाइड जो है वास्तव में आप परीक्षाओं में जो स्लाइड बनाते होंगे, कांच की माइक्रोस्कोपी से देखते होंगे, वो स्लाइड वास्तव में इन्हीं के नाम से है, स्लाइडर के नाम से। ठीक है, इनके ही नाम से स्लाइड नाम रखा गया है क्योंकि इन्होंने ही उसका आविष्कार किया था। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर पॉइंट। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है, और शेयर भी करिएगा, ठीक है। और एक चीज और है, इसके बाद ही हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है, इसके बाद हम आपको पूरा आंतरिक संगठन पढ़ाएंगे अर्थात साइटोलॉजी पढ़ाएंगे। और साइटोलॉजी में भी अलग अलग तथ्य पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही साथ ही विकसित कर दिया, नहीं, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, विस्तृत आपको जानकारी देनी है क्योंकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका ना छूट जाए। ठीक है, धन्यवाद।